अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल I-95 के उर्दू प्रोग्राम आज की मुलाकात की जानिब से मोना शाह आपकी खिदमत में सलाम पेश करती है और साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि ज़ाहिर है एक लंबे ब्रेक के बाद हम हाज़िर हुए हैं, नए साल के साथ कुछ नई मुलाकातें लेकर और इंशाअल्लाह नए साल के साथ हमारा वादा है कि आपकी मुलाकात हम बहुत ही मोतबर और दिलचस्प शख्सियत से कराएँगे जो कि अदब से और आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी हमेशा मुलाकात कराते रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो कि बहुत मारूफ़ शख्सियत हैं अपने मैदान में और जिनमें आर्ट की शख्सियत भी हैं, अदब की शख्सियत भी हैं, जिनसे हम ना सिर्फ़ ये कि मालूमाती गुफ्तगू करते हैं, बल्कि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, हम उनके फ़न के बारे में जानते हैं। तो आज नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि हमारी बहुत खुशकिस्मती मैं समझती हूँ कि है कि शेर-ओ-सिख़न के एक बहुत ही मोतबर शायर से हम आज मुलाकात करवा रहे हैं आपकी, कि जिनकी शायरी ने फ़न शेर-ओ-सुख़न की जो वो है, फ़न शेर-ओ-सुख़न की महफ़िलों को एतबार बख़्शा है और मैं ये समझती हूँ कि वो उनकी शायरी जो है दुनिया के मुख़्तलिफ़ ममालिक की सरहद को पार करके जो है वो दूर-दूर तक सुनी जाती है, पसंद की जाती है और ये समझिए कि उन्होंने अपने फ़न से, अपनी शायरी से बेशुमार लोगों को अपने सहर में गिरफ़्तार किया हुआ है। मैं उनका एक शेर सुनाती चलूँ जो मुझे खुद बहुत पसंद है। फरमाते हैं कि फूँक दी जाती है इस तरह मेरे शेर में रूह, फूँक दी जाती है इस तरह मेरे शेर में रूह, जैसे साँसों में कोई कुन फ़यकुन बोलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि शेर की गहराई और गहराई से कि वो कैसे शायर से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, वैसे वो जाने-पहचाने हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कनाडा से जनाब इरफ़ान सत्तार साहब, आपकी आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इरफ़ान सत्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम इरफ़ान साहब। जी, वालेकुम सलाम मोना, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। जी, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी लेकिन माशाल्लाह ज़िंदगी की आपकी मसरूफ़ियात भी इतनी ज़्यादा कि आप मिल नहीं पा रहे थे और मुझे ये लग रहा था नामुमकिनात में से। लेकिन बहरहाल हमने आपको देखिए कि किसी न किसी तरह से आपको घेर लिया। तो अच्छा इरफ़ान शुरू इस तरह हम करेंगे जो एक आम से सवालात होते हैं लेकिन वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी भी होते हैं ये किसी भी शख़्सियत के तारुफ़ के लिए। तो मैं जो पहला जो सवाल है आपके फ़न के या आपकी ज़िंदगी के हवाले से, वो यही है कि ये जो सफ़र है माशाल्लाह काफ़ी लंबा जैसे कैसे दश्त की सयाही में ज़िंदगी अब गुज़र रही है, कि ये जो आपका शेरी सफ़र था, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? इसके बारे में बताइए देखिए हमें। मोना, आम तौर पे जब लोग कहते हैं कि जी बचपन से शौक था, तो मुझे बचपन से शेर कहने का ना शौक था, ना मैं जी, समझता था कि मैं शेर कह सकता हूँ। मैं बस अवाइल उम्री से एक संजीदा क़ारी था। जी, शायरी, अदब, चाहे वो अफ़साना हो, नॉवेल हो, शायरी हो, पसंद था, पढ़ता था शौक से। लेकिन कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तबीयत मौज़ूँ थी, ये मेरे इल्म में था, लेकिन उसको बस वो एक तुकबंदी और उस तरह से लेता था। मैं कभी भी उसकी तरफ संजीदगी से तवज्जो नहीं दी। तो शेरगोई का आगाज़ बहुत आखिर से हुआ। वैसे तो ये है कि कॉलेज का मैगज़ीन छप रहा है, तो ठीक है जी, उसमें ग़ज़ल दे दी, लेकिन वो जी। उस तरह से नहीं कि जहाँ वो कुछ वो एक तो तरबियत हो रही होती है आहिस्ता-आहिस्ता। हाँ, लेकिन मेरा हाँ, अपना कभी भी इस तरफ ज़हन नहीं था कि मैं शेर कह सकता हूँ। तो यूँ समझिए कि ये बात जाती है तकरीबन 1995 तक, कि अच्छा, जब मैंने पहली बार कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई कि जी, जिन्होंने शायरी की तरफ संजीदगी से जाने की के लिए मशवरा लिया और उनके साथ जब मैं उठा बैठा तो वो गुफ्तगू से और उनकी बातों से कुछ हौसला बढ़ा, तो फिर मैंने संजीदगी से शेर कहना शुरू किए। तो ये 1995 का ही दौर था जब मेरी मुलाकात कराची के
एक बहुत अच्छा हल्का हमारा होता था, मरहूम आज़म बहज़ाद के घर पे नशिस्त जी, हुआ करती जी थी। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत वहाँ जाने का नाम। मौका मिला तो वहाँ पे आज़म बहज़ाद, लियाक़त अली आसिम, सईद आगा, ख्वाजा रज़ी हैदर, साबिर वसीम, निगार सहबाई, हुँ, तमाम लोग हुआ ये करते थे। माशाल्लाह बहुत अहम नाम है। जी, तो उनके साथ जब उठे-बैठे तो फिर थोड़ा-सा एतबार खुद पे आना शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि नहीं बेशक, आप शेर कहते हो। जी, फिर मेरी मुलाकात उसी दौरान, उसी दौर में हुई अनीक अहमद के तवस्सुत से जॉन एलिया साहब से। जी, तो जब जॉन साहब ने ये कहा कि तू शायर है, तो फिर वो मामला बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया। जी हाँ, मगर बताने का मकसद ये है कि ये जब मैं आपको जिस दौर की बातें बता रहा हूँ, उस वक़्त मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी। अच्छा, तो इस उम्र में तो हमारे यहाँ के लोग शायरी करके फ़ारिग हो जाते हैं, किताबें भी जी। 2-3 आ जाती हैं और सब। हाँ, 2-3 बल्कि मुस्तकिल तो आती रहती है हाँ जी, किताबें। तो मेरा तो मतलब उस उम्र में जाके हुँ, राब्ता उस्तवार हुआ संजीदगी से शेरगोई की तरफ। फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तवातुर से सिलसिला चलता रहा। 2005 में पहला मजमूआ आया था मेरा तकरार-ए-सात, तो वो समझिए जी। कि 2005 में जो किताब छपी वो सन 2000 से 2005 तक की शायरी थी। तो ये तकरार-ए-सात जो है ये आपकी पहली किताब थी? जी, ये पहली किताब थी। कराची में आसिफ फ़र्रुख़ी मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे। जी, जी, उन्होंने उनका दुनियाज़ाद पब्लिकेशंस होता था, जी, शहरज़ाद पब्लिकेशन जिससे वो दुनियाज़ाद भी जी। निकालते थे रिसाला। अच्छा, उन्होंने पहली बार छापी थी। ये जो आप स्क्रीन पे इस वक़्त दिखा रही हैं ये इंडियन एडिशंस हैं, जो अच्छा। दिल्ली से छपे थे उसके कुछ अरसे बाद। और ये और सात-ए-इम्कान जो है ये ग़ालिबन दूसरी किताब है? ये दूसरी किताब है और पहली और दूसरी किताब के दरमियान तकरीबन 10 साल का वक़्फ़ा है। तो ये अच्छा, 2015 में जो है वो सात-ए-इम्कान छपी थी और सात-ए-इम्कान पाकिस्तान से नहीं छपी थी, ये भी हुँ, हिंदुस्तान में ही छपी थी, दिल्ली से। अच्छा, फिर अच्छा। 2017 में जो है वो ये इश्क है जो आई मेरी लाहौर से छपी थी वो। जी, उसमें यूँ समझिए कि पहले दोनों मजमूओं का इंतखाब था और कुछ नई ग़ज़लें थी। जी। तो ये पहले लाहौर से छपी, उसके बाद फिर दिल्ली से छपी, फिर वहाँ इंदौर से जो है वो इसका देवनागरी एडिशन जी छपा। हाँ, और तो माशाल्लाह ये ये आपकी टोटल जो ये ग़ालिबन किताबों का है तो ये अ, उनमें से ये इश्क है कि 5 जो आप देखें ना 3 किताबें तो वही हैं, जो जी, एक उसका इंडियन उर्दू एडिशन है, एक जी, इंडियन देवनागरी है और अच्छा। असल में किताबें तो 3 ही हैं, तकरार-ए-सात, सात-ए-इम्कान और ये इश्क है। अच्छा और ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये मैं पढ़ नहीं सकी, हाँ, लेकिन मुझे ये टाइटल जी, है, ये इश्क है और नीचे मेरा नाम है। अच्छा। अच्छा मैं चिराग देख के मैं सोची थी इसका कुछ उन्वान नहीं, कुछ ऐसा होगा नहीं वो अ, पब्लिशर अपने हिसाब से उन्होंने अमेज़न पे बेचना था, वही उनका टारगेट था, तो उन्होंने उसके जी। हिसाब से की थी जो भी डिज़ाइनिंग तो ये वगैरह। किसने आपकी इस किताब का तर्जुमा हिंदी में किसने किया? ये जो पब्लिशर थे मेरे, उनके पास लोग होते हैं क्योंकि तर्जुमा तो ये नहीं होता, ये तो ट्रांसक्रिप्शन होती है बेसिकली जी, कि आप अच्छा, उसको हिंदी रस्मुल खत में लिखते हैं। तो वो उनके अच्छा। पास ज़ाहिर है लोग होते हैं टेक्निकली कॉम्पिटेंट जो जी ये हाँ, काम करते हैं। हाँ। ये सारे और इंतज़ामात ये उन्होंने ही किए थे। किताब भी होती है, ज़ाहिर है वो एक दस्तावेज़ होती है आपकी और मैं ये समझती हूँ कि अपनी चीज़ को कभी बिखरने नहीं देना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है कि किताब में उसको समेट लिया जाए। तो माशाल्लाह ये आपकी जो किताबें हैं, इसके सरवर्क भी बहुत खूबसूरत हैं और नाम भी आपके बहुत खूबसूरत है। साअत 2 किताबों में आया है, जी हाँ। तो कुछ आपकी ख़ास लगन है ये वक़्त के साथ? वक़्त के साथ तो देखें ज़िंदगी है ही क्या, वक़्त ही गुज़रने का जी। नाम है ना। जी अब हाँ, तकरार-ए-सात में एक ख़ास जो एलिमेंट है या जो उससे आप कह सकते हैं कि जिसकी अलामत है वो मोनोटनी है, कि हमारी जी, ज़िंदगी में हमारा सबसे बड़ा मसला जो होता है वो यकसानियत है। क्योंकि सही, इंसानी ज़हन जो है वो तब्दीली चाहता है, वो नई जी, दुनियाओं को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो वो सही, जब मोनोटनी होती है तो वो एक हसास ज़हन को तो ज़ाहिर है बहुत चुभती है। तो सही बात। तकरार-ए-सात उस एतबार से है, फिर सात-ए-इम्कान, ज़ाहिर है जी, आप अगर काम कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी दिलचस्प, लाहौर में खालिद अहमद साहब मरहूम, बहुत ही अच्छा, काबिल आदमी और बहुत शानदार शायर थे। तो उनसे एक अच्छा, दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी तो बड़े शेर पे बात निकली। अच्छा, तो मैंने कहा जी अच्छा ये इस दौर के किन शायरों के यहाँ बड़ा शेर है वगैरह-वगैरह। तो जी, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि यार जो ज़िंदा शायर हैं ना उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो जी, तो अभी शेर कह रहे हैं।
तो जी, क्या मालूम कि वो बिस्तर-ए-मर्ग पे कोई एक ऐसा शेर कह जाएँ जो उनको हमेशा ज़िंदा जो रखे। बिल्कुल लाफ़ानी हो वो जाए। हाँ, तो वो इम्कानात जो हैं ना, वो तो लामुतनाही हैं जी, और इम्कानात से तो बेशक। कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर है वो सात-ए-इम्कां उसका एक जी हाँ, इंतज़ार है, हर आदमी हाँ। अपनी जो बिसात भर कोशिश करता है कि कहीं पहुँच सके और अगर हुँ, आप तख्लीक़कार हैं, तो ज़ाहिर है आप उस तख्लीक़ी जश्न का हुँ। इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो आपको उमूमी सतह से जी, बुलंद कर और सके। बेशक किताब का जो उन्वान होता है वो बता देता है कि किताब के अंदर क्या मौजूद है और जी। लिखने वाले की शख्सियत क्या है, वो किस तरह सोचता है। तो ये मेरा बहुत असल में शुरू से ही जो है वो ताल्लुक ऐसा रहा लोगों से कि मेरे हुँ, हमेशा कारी संजीदा कारी रहे, जो जी, अदब से संजीदा वाबस्तगी रखते हैं। इसीलिए आपने देखा कि मैं बहुत कम मुशायरों में शरीक होता हूँ, ये जो बड़े-बड़े जी, जश्न होते हैं वगैरह-वगैरह। बल्कि जी। आपने मुझसे कहा था कि कोई तस्वीर ऐसी हो जिसमें आप अवार्ड ले रहे हो, तो मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उसके मामलात मुख्तलिफ होते हैं। वैसे मुझे तो बहुत हैरत हो रही है कि आपको अवार्ड नहीं मिला। उसके ज़ाहिर है उसके जो ज़रूरियात हैं वो अलग होती हैं। जी, तो बिल्कुल। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो चूँकि संजीदगी थी तो वो जी, टाइटल्स में भी आए, तकरार-ए-सात तो इस एतबार से भी जी, अहम है कि ये रज़ा चुग़ताई साहब का तजवीज़ किया हुआ नाम है। तो अच्छा। वो जब मैंने उनको अपनी शायरी सुनाई कि रज़ा भाई मैं किताब लाना चाहता हूँ, तो जी, उन्होंने ये उन्वान तजवीज़ किया और ख्वाजा रज़ी हैदर हमारे साथ थे वहाँ पे, उन्होंने फ़ौरन उस पे साथ किया कि ये बहुत अच्छा नाम है। तो वो जी, वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। ये इश्क है जो है वो मेरी गज़ल की रदीफ़ थी जो अहबाब को पसंद थी। तो जी। लियाक़त अली आसिम ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम ये नाम रख लो। हुँ, तो हुँ। मतलब सोहबतें बहुत अच्छी रहीं, ऐसे हाँ, लोगों के साथ वो उठना बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपको जो है, आपके इर्द-गिर्द जो लोग आपको मुतासिर कर रहे हैं और जिनको आप जिनकी तरफ आप देख रहे हैं कि उनसे आप बिल्कुल। कुछ हासिल कर सकें और वो आपके पास मौजूद हों उस वक़्त आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। जी, इस एतबार से मैं समझता हूँ कि मैं जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ वो आखिरी खुशकिस्मत नस्ल है, जिसने उन तमाम बड़े लोगों को करीब से देखा, उनके साथ बिल्कुल, उठे-बैठे और बिल्कुल। उनसे फ़ैज़ हासिल किया। उसमें तो कोई ज़ाहिर है इस वो मौज़ू पे हम और मैंने कुछ सवालात सोचे जी, थे, जी, 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 जो मैं ज़रूर। आपसे करना चाह रही थी। अभी तो आपसे मुताल्लिक़ बात हो रही है कि ये जो हम आपस में बात कर रहे हैं ना, इससे कई ज़हन में सवाल निकल रहा है। तो इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू को जब बढ़ाएँगे तो वो सवाल भी मैं करूँगी। ठीक। एक ख़ास जो मैं बात पूछना चाह रही थी कि जैसे कि हर शायर, हर लिखने वाला किसी न किसी से मुतासिर होता है। तो क्या आप भी किसी ख़ास शख्सियत से शायर से मुतासिर हुए? नहीं देखें कुछ-कुछ शायर ऐसे होते हैं जो आपके साथ सारी ज़िंदगी चलते हैं। ठीक है जी, ना? मसलन मीर साहब को मैं आज भी पढ़ता हूँ, मतलब अगर सही। मुझे पढ़ना हुँ, है और थोड़ा-सा भी वक़्त है, तो क्या मैं बात! मीर साहब को देखता हूँ, गालिब को पढ़ते हैं, हम इकबाल को पढ़ते हैं। अब ये तो हमारे एक तरह जी, से समझिए कि सिलेबस है हमारा, तो इनसे सही, तो हट के हम चल ही नहीं सकते। सही, उसके अलावा आपके मिज़ाज की तब्दीलियों के साथ और वक़्त के साथ हर अहद दौर में कुछ लोग साथ रहते हैं। ठीक है, सही। मसलन एक वक़्त वो था जब मैं बहुत लग के मैंने फैज़ को, मुस्तफ़ा ज़ैदी को पढ़ा, फिर मैंने सरवत जी, हुसैन को बहुत के साथ बड़ा वक़्त बिताया। फिर जी, हमारे यहाँ के कराची में इतने अच्छे-अच्छे शेर कहने वाले लोग थे। जी। पढ़ता मैं सब कुछ था और हुँ, उस ज़माने में जब शुरू में तो जैसे वो क्रेज़ था उस ज़माने में उबैदुल्ला अलीम का, हुँ, सलीम कौसर उसके बाद आए, जी, जमाल एहसानी आए, तो जी। ज़ाहिर है इन सब लोगों को पढ़ते रहे। मतलब लेकिन ये कि 3-4 जो बड़े नाम हैं, उसके अलावा अगर संजीदगी से बहुत वक़्त गुज़ारा मैंने किसी के साथ तो अज़ीज़ हामिद मदनी की शायरी बहुत पढ़ी, हुँ, सिराजुद्दीन ज़फ़र को बहुत जम के पढ़ा, रईस जी। फ़रोग़ हैं, जॉन और साहब किस कदर ज़रूरी है ये कि आपकी ज़हनी बालिदगी के लिए और आपकी मालूमात के लिए ये इवन बहुत टेक्निकल जी, चीज़ें जो आप उनसे टेक्निकल सीखते चीज़ें हैं, सबसे अच्छा तो समझने के सबक लिए वही उस होता है चीज़ को जी, कि बिल्कुल। कौन-सा लफ्ज़ उन्होंने हाँ, कैसे इस्तेमाल हाँ, किया है, उसकी कौन-कौन सी जेहतें बिल्कुल। सामने आ रही हैं, उस लफ्ज़ की मेरे ख़्याल कदर में हाँ, फ़ी ज़माना जो है मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत कम हो गई है कि मुताला जो है ना, वो हमारे उजलत है, दरमियान से जी, या उजलत तो कुछ ज़िंदगी का पैटर्न ऐसा बन गया है या क्या वजह है लेकिन ये एहसास बड़ा ज़रूरी है कि ये कितना कितना हमारे लिए अहम है। तो बिल्कुल। वो बात है। अच्छा इरफ़ान आप पाकिस्तान से कनाडा कब आए और क्या रुदाद रही आपकी यहाँ आने के बाद? किस तरह की आपका रहा सिलसिला शायरी में और 2010 में आया था मैं पाकिस्तान से कनाडा मुस्तक़िल।
अच्छा। और यकीनन बहुत नुकसान उठाया मैंने उसकी वजह से, जी। तख्लीकी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुँ, कराची में जब कोई ताज़ा गज़ल हम कहते थे तो उसके पहले जी, सामने तो ये लोग होते थे जो हमारी नशिस्त होती थी, अज़्म बहज़ाद, लियाक़त अली यासिन, ये सारे लोग। जी, उसके बाद हम रसा साहब के पास जाते थे और उनको गज़ल सही सुनाते बात। थे, फिर जॉन एलिया, अनवर शऊर, सहर अंसारी साहब। जब आपकी इब्तिदाई सामीन ये लोग हो ना, तो जी, जी, इंस्पिरेशन वहीं से मिल रही होती है। तो जब बेशक। कोई डिस्कनेक्ट हाँ, हो जाता है मामला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी यानी मैं हुँ, समझता हूँ कि तख्लीकी एतबार से मैंने बहुत कम काम किया यहाँ आने के बाद। जितना जी। करना चाहिए था उतना नहीं कर सका मैं। और हुँ, वो हुँ, जो एक इंस्पिरेशन और एक जो ललक होती है शेर कहने की, बातें करने जी, की, सुनाने की, हुँ, तो वो यहाँ पे मैसर नहीं है। यहाँ पे गिनती जी। के 2-4 लोग ऐसे हैं। माहौल ऐसा है ना, माहौल नहीं मैसर है यहाँ पर, हालाँकि दरअसल। कोई सैटरडे, संडे खाली नहीं जाता जब यहाँ पे 3 से 4 मुशायरे ना हो रहे हों। ठीक है ना? लेकिन मैं किसी में भी शरीक नहीं होता, क्योंकि 4 घंटे आपने सर्व करने और एक भी मिसरा लेके अगर वहाँ से नहीं उठना, तो फिर हाँ, फ़ायदा कोई नहीं है उसका। हाँ, कुछ लोग हैं, अशफाक साहब हैं, वो ख़ैर यहाँ से मूव हो गए, उनके साथ हाँ, बड़ी अच्छी सोहबतें रहती थीं, जी, गुफ्तगू रहती थी। शाहिदा हसन भी ऑटोवा चली गईं, तो उनके साथ जी हाँ। उठते-बैठते थे। ताहिर गोरा हैं, नसीम सैयद हैं, नए लोगों में बिल्कुल सलमान सही, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी वेवलेंथ जो एक होती जी, है ना, वो वो नहीं बिल्कुल है मिले यहाँ पे, ही। तो जी, ज़ाहिर है कि उसका उसका बड़ा नुकसान होता है। कराची में भी मुशायरा मेरा मसला कभी भी नहीं रहा। जी, वहाँ पे बल्कि मैं जॉन साहब को अक्सर मुशायरा गाह में लेके जाता था और मैं गाड़ी में बैठता था कि जॉन भाई मैं अंदर अगर आऊँगा तो लोग कहेंगे कि भई ये उनके साथ आया है, तो वो मुझसे कहेंगे आप भी पढ़ें, और हुँ, मैं तो मौजूद नहीं हूँ मुशायरे में, तो मैं यहाँ बैठ के सुनूँगा। तो वो जी, मेरी कभी नहीं रही थी, लेकिन जो निजी नशिस्तें होती थी वहाँ पे, जिन जी। लोगों के साथ उठना-बैठना होता था, वो इतने बुलंद पाया वो लोग थे तो जी, और वो ज़हन निजी नशिस्तों का एक अपना अलग एक माहौल होता है, बिल्कुल उसमें होता आप कितना कुछ सीख रहे होते हैं है, और बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल ही एक अलग सी बात होती है। मुशायरे तो कमर्शियल शो बन गए हैं आजकल के हुँ, मुशायरे ख़ास तौर तो पे। उस एतबार से तो नुकसान उठाया मैंने कि आप जब जी, अपने मरकज़ से और कट जाते हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक है, तो फिर जी। नुकसान तो होता है उस जी। चीज़ का। हाँ, बल्कि मैं ये सवाल ज़रूर आपसे करना चाह रही थी कि जैसे आवाम की जो दिलचस्पी है, जो समझे कि मुशायरे में सिर्फ़ अपना वक़्त गुज़ारने जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं मोस्टली, सबको मैं नहीं कह रही, हो सकता है बाज़ औक़ हज़रात अच्छा शेर सुनने आते हों, लेकिन जो ज़्यादातर देखा जा रहा है अब अवाम आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपके ख़्याल में कि ख़ास तौर पे हमारी नई नस्ल का जो ये रुझान है, तो इसमें किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है या लाई नहीं जा सकती? आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अब रिवर्स नहीं हो सकती, कुछ हैं जी। चीज़ें ऐसी। हुँ, लेकिन मजमूई तौर पे मैंने तो ये देखा है कि मुशायरे का जो भी माहौल हो और जिस तरह के सामीन हों वहाँ पे, अच्छा हुँ, शेर अपना रास्ता बना लेता है। सही मैंने वो बात। महफ़िलें भी देखी हैं कि हड़बोंग मचा हुआ है उसमें, मगर जब अच्छा शेर पहुँचता है, शेर जी, में कोई एक अजीब चीज़ है, जी, एक ऐसी तासीर होती है कि जो उसको उस तरह से समझ नहीं भी पाता, उसे भी अंदाज़ा होता है कि कोई बात हुई है। तो एक बिल्कुल। तो मामला ये है कि इतना ज़्यादा परेशानी की उस एतबार से बात नहीं है। दूसरा, जो लोग आते हैं, देखें आज भी अदब के नाम पे या शेर के नाम पे अगर 2-5 हज़ार लोग जमा हो जाते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। बहुत ठीक बड़ी है, वो बात है। एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। हाँ, जी, अब जो ज़िम्मेदारी है वो मुंतज़मीन की है, क्योंकि जी, हमारे यहाँ तो उन्होंने एक अलग ही मयार बनाया हुआ है ना कि ये मुशायरे जी, का शायर है और ये मुशायरे हाँ, का शायर नहीं है। तो जी, अगर आप मुंतज़मीन अगर संजीदगी से इस बात पे तवज्जो दें कि जिसको वो बुला रहे हैं वो कम से कम शायर तो हो, उसके जी, बाद फिर बात की बातें होंगी सारी। जी, वो मुश्किल नज़र आता है इस वक़्त, क्योंकि मुंतज़मीन के अपने मामलात हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं और हाँ, उनका अपना सोचने का अंदाज़ है। तो जी, पैरेलल बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ब बैठी हुई हैं अमेरिका में, तो आपके हल्के में मैंने आपके साथ भी मुशायरे वहाँ पे जो पढ़े, वो बहुत अच्छे मुशायरे थे। जी, बहुत बिल्कुल, संजीदा कोई सामईन और शक नहीं, बेशक जी, तादाद 200-300 होती है, मगर वो बहुत अच्छे मुशायरे थे। हाँ, तो पैरेलल इस तरह के छोटे मुशायरे अगर होते रहें, तो वो जी, वक़्त के साथ-साथ जो भी शेर से दिलचस्पी रखता है, या तो हाँ, वो दिलचस्पी नहीं रखता, वो जाना छोड़ देता है मुशायरे में। मगर अगर कोई हाँ, जाता रहता है, तो उसके अंदर ख़्वाहिश होती है
अच्छा शेर सुनने की, लोगों बिल्कुल। को एन्जॉय हाँ, करने नहीं तो की। इस तरह होना चाहिए कि वही आपकी बात के जो मुंतज़मीन हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस उसमें उनको चूज़ करना चाहिए, सही सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अब तो ये हो गया है ना कि ख़ास तौर पे बड़े मुशायरों में मैंने पाकिस्तान में देखा है कि ढेर शायर जमा हो जाते हैं और उसमें से बहुत सारे मैं एज़ अ शायरा मैं कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन बिल्कुल ही नौमौलूद जो शायर होते हैं, अब वो वक़्त भी ज़ाया होता है उसमें और जो सही मायनों में सीनियर्स हैं, मुशायरों में उनका पढ़ने का जो टाइम आता है उस वक़्त तक वो बेचारे आधे नींद लेके उठ चुके होते हैं। तो ये देखो, माहौल भी उसमें हमने बहुत देखा सारी है। ज़िम्मेदारी हमारे सीनियर शुअरा पे भी आयद होती जी, है कि उनके साथ जब आप प्राइवेट गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं आज ये बहुत गलत हो रहा है यार, वो फलां जी, को बुला लिया, वो तो जी, शायद ही नहीं। तो भाई आप तो सदारत कर रहे थे। सही, तो ये आपकी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि आप स्टैंड लें? अगर बिल्कुल, जो अहम लोग हमारे यहाँ हैं, अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि भई इस फ़हरिस्त में अगर ये 3 लोग हैं तो मैं नहीं आ रहा इस मुशायरे में। सही, ठीक है? तो फिर मुंतज़मीन की भी तवज्जो इस तरफ जाएगी। अभी तो बिल्कुल, ये है कि हम कुर्सी छोड़ने पे तैयार नहीं हैं, हमने बस जाके बैठना है वहाँ पे जी, और अपना जी, फ़र्ज़ कोई भी नहीं पूरा कर रहा। जी, हर आदमी जो बिल्कुल। है वो अपनी तरजीहात हैं, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जी, अब वो ये इन बात जो है ये एक दूसरी रुख की तरफ जा रही है इरफ़ान। बल्कि बिल्कुल सेम जो ये इस वक़्त आपने बात की है, यही मैंने कोई कमेंट दिया था किसी एक मसले पे बात हो रही थी कि वहाँ पे मुशायरों का ये जो हाल हुआ है, क्यों है? तो वही बात मैंने आपकी वाली की कि मुंतज़मीन को चाहिए कि वो सीनियर्स के साथ मशवरा तो करें ना कम से कम और नहीं, सीनियर्स को मशवरा चाहे करते हैं। जी, मशवरा करते हैं, सीनियर्स के भी अपने मामलात हैं। हाँ, बी और वेरी सीनियर ऑनेस्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके भी जी, अपने मामलात हैं कि फलां के घर पे यार अभी तो पिछले हफ्ते तो उसने मेरी दावत की थी और हाँ, मैं उसको मैं उसको नहीं कैसे अगर मना रिकमेंड कर दूँ? करूंगा तो फिर बात खराब हो जाएगी। अब ये सारे जी, मामलात भी तो है ना। तो जी, वो जी, वाले लोग तो अब हमारे दरमियान से उठ गए। हमने तो वो दौर देखा है कि माइक पे से शायर को उठा दिया जाता था। अगर सदारत ताबिश दहलवी या मैशर बदायूनी कर रहे होते थे तो वो जी, माइक पे रोक देते थे कि मियाँ पहले किसी को दिखाएं जाके गजल, उसके बाद मुशायरे में आइएगा। और हाँ, फिर वो जो मुंतजमीन होते थे उनकी खिंचाई अलग होती थी। जी। अब वो देखिए तो ईमानदारी का तकाज़ा भी ये है, उसूल का और ईमानदारी का तकाज़ा भी ये है कि अदब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके साथ किसी किस्म का जो वो है ना, मैसअप नहीं करना चाहिए। लेकिन अदब को हाँ, इस्तेमाल किया जाता है ना, आपके अदब को मकासद जब इस्तेमाल कुछ और किया होते जाता हैं है। तो फिर जाहिर है आप पे ईमानदारी तो मुमकिन नहीं है ना फिर हाँ। उसमें। मैं यही हमारी बात हो रही है नई नस्ल के हवाले से कि किसी भी कौम की जो सोच और तरक्की है, जो कहते हैं ज़हनी शऊर, तो आप क्या समझते हैं इरफ़ान कि हमारे ज़हनी शऊर के लिए अदब की क्या अहमियत है? देखिए, कितना अदब ज़रूरी है अदब? अदब सिर्फ ज़हनी शऊर के लिए नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो आदमी फ़नून लतीफ़ा के किसी भी सिन्फ़ से सच्चा लगाव रखता है ना, चाहे मौसीकी हो, मुसव्विरी हो, शायरी हो, वो जी, आदमी कभी भी मुतशद्दिद नहीं हो सकता। जी, वो हमेशा हसास होगा, उसका दिल नर्म होगा। आप जो ये हंगामा आराई देखते हैं और जो एक फ्रस्ट्रेशन पूरे माशरे में फैली हुई है, उसका एक बहुत जी, बड़ी वजह ये है कि जी, जिन चीज़ों से ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा होती थी, जो आपको सुकून देती थी, जो हुँ, राहत देती थी, जिनसे जी, आपको कुछ ऐसा वक़्त मिलता था जब आपका ज़हन जो है वो कुछ पॉज़िटिव सोचने के काबिल होता था, वो आपने जी, माइनस कर दी है ज़िंदगी से। फिर वो जी, पूरी ज़िंदगी एक मैकेनिकल, जब लोगों को आपने मशीन बना दिया, तो उनके जी, अंदर से जो हसासियत होती है, जो इंसानियत होती है, वो मर गई। वो अब बिल्कुल, रोबोट्स हैं जो अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल के मुताबिक काम जी, कर रहे हैं, उन्होंने कुछ हाँ। टास्क कंप्लीट करने हैं, वो कर रहे हैं वो। जी, वो तो हमने जमालियाती बहुत हिस्स जो ज़्यादा है जुल्म जी, किया है अपने साथ। जमालियाती हिस्स भी खत्म हो जाती है ना? जमालियात है, ज़ुबान का जी, खालिस हालत में महफूज़ रहना है, ये हुँ, सारा कुछ। अब देखें ना, जब गैर शायर होता है तो वो कहता है यार क्या फ़र्क पड़ता है? ये हाँ, लफ्ज़ ऐसे बाँधते थे, वो पुरानी बात हो गई, अब तो ऐसे ही बोला जाता है कि जी, अदब की ज़ुबान और बोलचाल की ज़ुबान कभी भी एक नहीं होती। जी। वो हमेशा उसके अंदर एक फ़ासला होता है। ये और ज़बान का तो बहुत ही ज़बान के साथ तो बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे हम टीवी पे भी देखते हैं, अनाउंसमेंट देखते हैं या कोई अनाउंसर्स बोले होते हैं, तो मैं बाज़ औक़ात मैं नोट करती हूँ कि इतनी वो गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं कि हैरानी होती है कि इनके ऊपर कोई चेक नहीं है। भई आज से 40 साल पहले टीवी या रेडियो के अनाउंसर्स कौन लोग होते थे?
वो यूनिवर्सिटी के तालीम जी, याफ्ता होते थे और बिल्कुल, ज्यादातर बिल्कुल, जो है वो अदब पढ़ के आए हुए होते थे, कोई अंग्रेजी सही, पढ़कर आ रहा है, कोई उर्दू पढ़कर आ रहा है ना, तो उनकी तरबियत हुई भी होती थी। जी, हमारा तो मसला ये है कि हमारी एक पूरी नस्ल बगैर तरबियत के जो दिल चाहता है कर रही है, चाहे हाँ, वो मौसीकी हो, मुसव्विरी हो, शायरी हो। सिर्फ अदब का मामला तो नहीं है, बिल्कुल, कोई भी आप शोबा उठा हुँ, लीजिए, उसमें हुँ, हम बुरी तरह से जो है वो ज़वाल का शिकार है। और सही, उसकी वजह ये है कि मीडियोक्रिटी तो अक्रॉस द बोर्ड है, टैलेंट बेइंतहा है। टैलेंट आज की भी कमी नए नहीं लोग है। बहुत अच्छा कहते जी, हैं, बहुत हाँ, सलाहियत रखते हैं, हाँ, लेकिन देखें यंग हैं वो, अभी इमेच्योर हैं, उनको किसको अच्छी नहीं लगती वाह-वाह, किसको अच्छा सही, नहीं लगता कि लोग उसके आगे-पीछे घूम रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, लेकिन जब वो अपने बड़ों को देखते हैं और कहते हैं जी इनको भी अब कोई परवाह नहीं है, ये भी अपने मकासद ही हासिल कर रहे हैं और कोई उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है अब। गाइडेंस वो लेना भी नहीं चाहते, बहुत से तो ये भी हाँ, मसले हैं क्योंकि ये जल्दी बहुत है, कि जी, वो तो आएँगे 1 साल में किताब आ जानी है, फिर उसकी रूनुमाइयाँ होनी है, फिर इंटरनेशनल मुशायरे पढ़ने, कि ये जी, चीज़ें तो हमारी तरजीहात में कभी थी हाँ, ही नहीं। अब जिन लोगों के हमने नाम लिए, लियाकत अली आसिम हों या आज़म बहज़ाद हों या ख्वाजा रज़ी हैदर हों, आप जी, यूट्यूब पे सर्च करें, गिनती के मुशायरों में मिलेंगे ये आपको, ठीक है, जी। है ना? कोई ना उस ज़माने में लेकिन इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप एक बात सच है कि इसके बावजूद उनका जो इम्पैक्ट है, हम सबके उनके बाद आने वालों के ज़हन पे, जैसे अब आप उनकी बात कर रहे हैं या मैं जानती हूँ कि हमारे बात कोई आप नहीं इसकी करेगा, बात कर रहे हैं। हमारे बात तो कोई बात नहीं करेगा। हाँ, हम हमारी बात कोई यही अफ़सोस तो है ना, दुःख इसी बात का है इरफ़ान कि ये जो एक लेयर है ना, उसके बाद जब ये लेयर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या हाल होगा? ये खौफ़ लम्हे फ़िक्रिया है ये एक हम सब के लिए। बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, ये लेकिन वो ग्रास रूट लेवल से चीज़ें ठीक होती। जी, आपने बचपन में जो है वो स्कूल से शुरू किया होगा, लिखना, पढ़ना, बिल्कुल। डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, बैतबाज़ी ये वो हाँ, सब चीज़ें, ये फिर इतना घर से भी तरबियत होती थी। हाँ, और बल्कि ये होता था आपको भी ज़ाहिर-सी बात मालूम होगी कि हमारे घरों में भी अगर बच्चे कोई गलत लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू का तो टोका जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हमारे अम्मी-अब्बा दूसरे कमरे में बैठे हैं और हमने कोई ऐसा लफ़्ज़ बोल दिया जो उनके कान में पड़ा कि हमने गलत बोला है, तो टोका जाता था बाकायदा कि ये क्या आपने लफ़्ज़ बोला है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो वो जो बेसिक तरबियत है ना, वो अब नहीं रही है। और रग़बत, ये वजह भी बच्चे को जब छोटी जी, उम्र में आप शायरी सुनाते थे और सुनते थे उससे, याद जी, करवाते थे नज़्में, तो वो जो ग़िनाइयत है जी, वहीं से उसकी एक अटैचमेंट पैदा हो जाती थी। ठीक है, आज सही तो बात आपका बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन तक उर्दू सिर्फ़ लाज़मी मज़मून के तौर पे पढ़ के फ़ारिग हो जाता है, उसकी दिलचस्पी तो कोई भी नहीं होती, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ खत्म हो गई ना। बिल्कुल, पहले तो जो आपका स्टूडेंट वीक होता था, उसपे मुशायरे होते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, बैतबाज़ी होती थी। अब तो मैं नहीं देखता कहीं भी इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही हो। हाँ, ये तो बड़ी मतलब तकलीफ़देह बात है। अच्छा ये जैसा कि हम जब मग़रिबी अदब की बात करते हैं, जी, ठीक है ना? तो ज़ाहिर है उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और काफ़ी डिफ़रेंट चीज़ें हम सीखते हैं, किस तरह मग़रिब का अदब जो है वो किस तरह पेनिट्रेट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में और ये। तो इरफ़ान आप क्या समझते हैं कि अदब के हवाले से अगर हम मग़रिबी और मशरिक़ी अदब को अगर हम कंपेयर करें, तो हम क्या खसारे में हैं या हम मुकाबला उस जगह पे पहुँचे हैं या नहीं? देखिए खसारा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह ये है कि आप कोई ऐसी ज़ुबान में तख्लीक नहीं कर रहे जिसमें 2-5 हज़ार लोग हों, ठीक है? ये जी। करोड़ों लोगों की ज़ुबान है। हुँ, ठीक है ना? तो अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं भी आती, मगर आप जी, उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, तो महरूमी आपकी ये नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, महरूमी ये है कि आपके जो करोड़ों लोग हैं, वो आपको नहीं पढ़ रहे। है ना? जी, मसला सबसे बड़ा ये है कि अंग्रेज़ी में आज जब कोई किताब छपती है, तो आप जी, खुद देखती हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जी 5 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड, जी, 10 बिल्कुल। मिलियन कॉपीज़, और मतलब मिलियन से बात होती है ना? बेस्ट सेलर लिखा होता है किताबों पे। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? किताबों के रिव्यूज़ होते हैं, उन पे बात जी, होती है, साइनिंग हाँ, के बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, जिसमें ऑथर जी, बैठ के जो है वो किताबों को ऑटोग्राफ कर रहा होता है। जी, आपको अगर आप देखिए पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आबादी है, उसमें जी, 12 करोड़ तो बालिग है ना, जी, ठीक है ना? 12 करोड़ बिल्कुल, लोग जो हैं बिल्कुल, तो अब वो 12 जी, करोड़ में आपकी 500 कॉपियाँ बिकती नहीं। जी, इतनी ही तादाद में कारी आपका या पोटेंशियल कारी मैं कहूँगा वो हिंदुस्तान में भी है, जी, बांग्लादेश में भी है। तो ये हाँ, उर्दू पढ़ने वाले जो करोड़ों लोग हैं, वहाँ पे आपकी तो 500 कॉपियाँ नहीं बिकती किताब की। आप खुद सही, किताब आपकी छपी है, मेरी छपी है, कितनी हुँ, किताबें बिकती हैं?
ठीक है ना, हम तो सही दोस्तों कह रहे अहबाब हैं, मतलब वो रुझान खत्म हो गया है ना, किताब की जो अहमियत तो थी। वो हमारा मसला ये नहीं है, मुझे इस हाँ, बात से कोई गरज नहीं है कि मगरबी अदब के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं, हमें उससे मुकाबला करना ही नहीं है। हमारी तो सारी जमालियात भी और हमारी शेरियात भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी तो अपनी इतनी बड़ी दुनिया थी जिससे हम कट चुके हैं। तो मसला वो है ही नहीं कि आप मगरिब में कहाँ, मगरिब के मुकाबले में कहाँ है। मसला तो ये है कि आप अपने मुआशरे से कटे हुए, जी, वो मुआशरा आपको कबूल नहीं कर रहा, आपको उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, जी, ना आप उसकी जिंदगी में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। आप फुटपाथ से अगर 1962 की छपी हुई किताब देखें तो उसपे भी आपको 2000 और 3000 तादाद इशात मिल जाएगी, 5000 तक भी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। आजकल तो पब्लिशर कहते हैं साहब वो डिजिटल प्रिंटिंग होने लगी है, 100 कॉपियां छाप देते हैं, उसके बाद मजीद चाहिए होंगी तो छाप लेंगे। जी, ठीक है, तो वो ये जो कदर नहीं डर रही का ना मकाम दरअसल। ये है कि जी, करोड़ों उसी लोगों की आबादी में उर्दू शायरी या उर्दू अदब पढ़ने वाले गिनती के लोग हैं। अच्छा, जी, उसमें एक ये बात ये भी है कि फर्ज कीजिए एक 16 साल का लड़का है, जी, मैट्रिक में पढ़ता है, उसको शौक हुआ शायरी का और वो हुँ, बुक स्टॉल पे जाता है। जी, ठीक है, तो वो क्या उठाएगा? वही सही बात उठाएगा है। जिसके नाम वो जानता है। वो फराज की जी, किताब उठा लेगा, वो परवीन शाकिर उठा लेगा, वो मुनीर नियाज़ी उठा लेगा। वहीं सही, पे अगर एक शेल्फ में मेरी किताब रखी हुई है तो वो तो मुझे जानता ही नहीं है ना। सही, तो वो कहेगा यार पता नहीं कौन है, ठीक है ना। तो हाँ, वो जो एक होता था मुआशरे के अंदर, एक आर्म वो होता था जो लोगों को मुतारिफ कराता था, सही, बताता था। सही, जंग अखबार में आपको याद होगा शफी अकील किताबों पे रिव्यू लिखते थे, सही, बड़े बड़े रिसाले जो निकलते थे। यानी मुझे नहीं जी, याद कि हमारे इब्तदाई दौर में सीप या फनून या औराक में छपे बगैर आप शायर तस्लीम किए। पहला सवाल ये होता था मियाँ कहाँ छपे हो, हाँ, और आप कहें जी बिल्कुल, सीप में मेरी 5 गज़लें छपी हैं और अभी कासमी साहब ने हाँ, 4 गज़लें फ़नून में। वो अब बहुत आपको काउंट होता था, वो काउंट संजीदगी होती से, थी क्योंकि वो उनको चीज़। पता था कि हाँ, अगर कासमी साहब की उसमें से निकल के ये आया है फ़िल्टर से गुज़र के, तो ये जी, ठीक होगा। हाँ, ठीक है ना? आपके लेकिन मुआशरे से वो एलिमेंट खत्म हो गया, तो अब अच्छे आजकल तो है ही नहीं वो चीज़, आजकल तो वो चीज़ है ही नहीं, बल्कि जो अपने आप को प्रमोट कर सकता है, वो पहुँच रहा है लोगों तक बस। सही। तो बस अब जो है हम लोग जैसे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि हम अपने महवर से जो है ना मरकज़ से जी। इस मामले में हट गए हैं कि वो माहौल भी नहीं रहा और वो अ, मेरे ख़्याल में वो चीज़ नहीं रही है, लोगों के ज़हन जब भी चेंज मुआशरा हो रहे आपसे हैं। ये सवाल करने लगे ना कि इसका फ़ायदा क्या है? हाँ, तो मामला तबाह हो गया। तो शायरी का फ़ायदा क्या होता है? शायरी से आपने कुछ और फ़ायदा थोड़ी उठाना है, वो तो आपकी हाँ, ज़िंदगी का और आपकी बिल्कुल। शख्सियत का देखिए कोई कमर्शियल फ़ायदा तो होता नहीं है होता इससे। नहीं है। तो जी, हमारे यहाँ तो ये है ना, बताइए ना आपका बच्चा अगर आपके पास आके, हालाँकि आप खुद शेर कहती हैं, जी, मगर आपका बच्चा अगर आपसे कहे कि जी मुझे लिटरेचर पढ़ना है, तो जी, अमेरिका में तो आप उसको अलाउ कर देंगी क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फिर भी कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। सही बात। पाकिस्तान में अगर आप होंगी तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेटा ये शौक है तुम्हारा, ये पढ़ते रहो तुम साथ-साथ, मगर हाँ, एमबीए कर लो या इसको मेडिकल आप कर कैरियर लो, नहीं बना सकते नहीं अपना। बना सकते, जी, ठीक है ना? तो वो ज़ाहिर है जब डिस्करेजमेंट उस लेवल की होती है, क्योंकि जी, आपका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन इस बुनियाद पे हुआ हुआ है कि आपने जो है वो उस तरह के लोग पैदा करने हैं, जो हुँ, कि स्किल्ड हों, जी, ठीक है ना? एजुकेटेड और नॉलेजेबल ना हो, उनको कोई सही काम आता हो बस, ठीक है? तो वो काम राइट, सिखा रहे हैं आप लोगों को, वो लोग पैसे कमा रहे हैं और हुँ, खुश हैं। तो वो बिल्कुल, जो एक हमने तो ये, मुझे याद है जब सुबह मेरी आँख खुलती थी तो इस तरह खुलती थी कि मेरे वालिद साहब ने जो है वो सहगल के या पंकज मलिक के या रफ़ी के गाने लगाए हुए होते थे। वो सुबह तैयार होते हुए वो सुन रहे होते थे। बेकार, जी, उस वक़्त से कानों में वो आवाज़ें पड़ना शुरू हुई। ठीक है? तो आपकी दिलचस्पी वहाँ से शुरू होती है। वालिदा मेरी जो है वो अफ़साने पढ़ा करती थी, तो उनके वो सारे डाइजेस्ट पढ़े जी, होते थे। वो कोई बिल्कुल, मतलब घर में हर वक़्त कोई ना कोई आपको पढ़ता हुआ मिलता था। बिल्कुल, बेशक ज़ाहिर है, घर ना में सेलफ़ोन बल्कि था, ना सोशल हाँ, मीडिया था, ना कुछ। बल्कि हम मुझे याद है कि हमारे लिए भी बाकायदा वो रिसाले जो है अदबी रिसाले लगाए गए लेकिन थे। तालीम और जी, तरबियत और तालीम और रिसाले तरबियत विसाले बचपन अपने घरों में में जी नौनिहाल हाँ, आया करता था जी। और सब और पढ़ते वो अपना जब बड़े हुए तो हूर, ज़ेबुन्निसा थे। हाँ, इस उर्दू तरह के डाइजेस्ट रिसाले आता था, सैयारा जी, डाइजेस्ट, ये मेरे वालिद तैयार साहब जो है है वो जी, सबरंग पढ़ा करते थे शौक से, तो जी, वहाँ से बिल्कुल। का शौक हुआ। तो वो हुँ, माहौल ही नहीं है ना, अब वो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। माँ-बाप जो है वो 10 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन पकड़ाते हैं और सही। कहते हैं जान छूटेगी यार, ये गेम खेलता रहेगा, तंग नहीं करेगा। हाँ, नहीं वाक़ई आप सही कह रहे हैं, इससे इससे बड़ी वो आई है, तबाही आई है। एक तरफ उसको दुनिया तरक्की पॉज़िटिवली तो कर इस्तेमाल रही किया है जा सकता था, जी,
है ना, लेकिन हमने नहीं किया, दूसरे लोगों ने किया है पूरी दुनिया में। उन्होंने एजुकेशनल ऐप सारी जितनी भी हैं वो अब स्मार्टफोन पे हैं, बच्चों को जुबान वो स्मार्टफोन पे सिखा रहे हैं, मौसीकी वो उस पर सुन रहे हैं, किताबें वो उस पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि अपनी आपसे आज मुश्किल के साथ मीर तकी सोच मीर की का बात है। कुलियात मुझे जी, ऑडियो बुक की फॉर्म में दे दीजिए या मुझे जी, जी, दिखा सही, नहीं, जी, बिल्कुल नहीं, सही कह मुझे रहे हैं। अगर मैं उर्दू पढ़ने में रवा नहीं हूँ, कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, लेकिन मुझे शौक है शायरी का, जी, तो मैं कुलियात मीर पढ़ने में दिलचस्प, क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं उस रवानी से उर्दू नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है। सुनने का मुझे बड़ा शौक है, तो आपने तो ये काम ही नहीं किया। जबकि आप ये देखिए कि वो एक audible.com एक लाइब्रेरी वो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब मैंने जी, वो ज्वाइन किया था गालिबन 2009 में, हाँ 2008 या इस तरह का कोई टाइम था, तो उसके ऊपर जो है वो शायद 5,000 या 6,000 किताबें थी, ठीक जी, है ना। आज वहां पे कोई 10 लाख किताबें। सही। तो हर अंग्रेजी किताब जब छपती है तो उसके साथ उसकी ऑडियो बुक भी आती है, उसका किंडल एडिशन भी आता है। देखा, वो तो तो बड़े एहतमाम के साथ, एक्सेस किया उसने। एक ख़ास एहतमाम होता है, ये सब होता है, लेकिन बस ये अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला बस मदद फ़रमाए। अब मैं चाह रही थी कि हमारे नाज़रीन बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका खूबसूरत कलाम सुनें। तो जी, जी। आप उम, ज कुछ पेश करें अपना कलाम, ताकि उनकी जो है समाअतों को भी वो मिल सके। जी, मैं अर्ज़ जी, करता हूँ। प्यारे जुदा हुए हैं, जी, छूटा है घर हमारा। जी, प्यारे जुदा हुए हैं, छूटा है घर हमारा। जी। क्या हाल कह सकेगी ये चश्मे तर हमारा। सुभान अल्लाह। प्यारे जुदा हुए हैं, छूटा है घर हमारा। क्या हाल कह सकेगी ये चश्मे तर हमारा। बस गाह गाह ले आ खाके वतन की खुशबू। बस सुभान गाह गाह ले आ खाके वतन की खुशबू। ए बाद सुबह गाही ये काम कर हमारा। सुभान अल्लाह, ए बाद सुभान अल्लाह। सुबह गाही ये काम कर हमारा। हैं बज़्म आशिक़ा में बेवुक़्ती के मूजिब। वाह! हैं बज़्म आशिक़ा में बेवुक़्ती के मूजिब। सीने में दम हमारे शानों पे सर हमारा। सुभान हैं अल्लाह। बज़्म आशिक़ा में बेवुक़्ती के मूजिब। सीने में दम हमारे शानों पे सर हमारा। हम और ही जहाँ के यानी के लामकां के। हम हुँ, और ही जहाँ के यानी के लामकां के। है सिर्फ इत्तेफाकन आना इधर हमारा। वाह, है वाह! वाह, सिर्फ वाह! इत्तेफाकन आना इधर हमारा। क्या कहने, सुभान इत्माम दिल खराशी उस्लूब हुँ, सीना चाकी। हुँ, हुँ। इत्माम दिल खराशी उस्लूब सीना चाकी। इजहार कर्ब नाकी बस ये हुनर हमारा। वाह, वाह! इत्माम वाह, दिल वाह! खराशी उस्लूब सीना चाकी। इजहार कर्ब नाकी बस ये हुनर हमारा। एक सुभान अल्लाह। सही बेमसाफत बेरंगो बेलताफत। हुँ, एक हुँ। सही बेमसाफत बेरंगो बेलताफत। मत पूछिए कि कैसे गुजरा सफर हमारा। क्या मत कहने, पूछिए कि कैसे कैसे गुजरा गुज़रा सफर। सफ़र हमारा। और पहले से और अबतर गोया जुनू सरासर। हुँ, हुँ। पहले से और अबतर गोया जुनू सरासर। बस ये बताओ पूछे कोई अगर हमारा। वाह, पहले से वाह! और अबतर गोया जुनू सरासर। बस जी, ये बताओ पूछे कोई अगर हमारा। और दम साधने से पहले चुप साध ली गई है। वाह! क्या दम मिसरा है। साधने से पहले चुप खूब साध ली साथ ली गई गई है। है। इजहार हो चुका है इम्कान भर हमारा। वाह, वाह, दम वाह! साधने से सुभान अल्लाह। पहले चुप साध ली गई है। इम्कान हो चुका है, इजहार हो चुका है इम्कान भर हमारा। प्यारे जुदा हुए हैं, छूटा है घर हमारा। क्या हाल कह सकेगी ये चश्मे तर हमारा। सुभान अल्लाह! बिल्कुल, आपने सबके दिल की आवाज़ जो है, वही वो ना। जो हम सबका ही अलमिया है ये। तो सुभान अल्लाह, और कुछ आप अता फ़रमाएँ? जी, मैं अर्ज करता हूँ। जी। तेरी याद की खुशबू ने जी, बाहें फैलाकर रक्स किया। वाह! तेरी याद की आपकी खुशबू ने खुशबू ने बाहें मुझे फैलाकर फैला कर रक्स रक़्स किया। किया।
कल तो एक एहसास ने मेरे सामने आकर रक्स किया। वाह! वाह, तेरी वाह! याद की खुशबू ने बाहें फैलाकर रक्स किया। कल तो एक एहसास ने मेरे सामने आकर रक्स किया। अपनी वीरानी का सारा रंज भुलाकर सहरा ने, हुँ, अपनी वीरानी का सारा रंज भुलाकर सहरा ने मेरी दिलजोई की खातिर खाक उड़ाकर रक्स किया। सुभान अल्लाह, अपनी सुभान अल्लाह। वीरानी का सारा रंज भुलाकर सहरा ने मेरी दिलजोई की खातिर खाक उड़ाकर रक्स किया। पहले मैंने ख्वाबों में फैलाई दर्द की तारीकी, पहले मैंने ख्वाबों में फैलाई दर्द की तारीकी, फिर उसमें एक झिलमिल रोशन याद सजाकर रक्स किया। वाह, वाह! पहले मैंने ख्वाबों में फैलाई दर्द की तारीकी, फिर उसमें एक झिलमिल रोशन याद सजाकर रक्स रक़्स किया। किया। वाह! दीवारों के साए आकर मेरी जिलों में नाच उठे, दीवारों के साए आकर मेरी जिलों में नाच उठे। हुँ, मैंने उस पुरहौल गली में जब भी जाकर रक्स किया। सुभान अल्लाह, सुभान दीवारों के साए आकर मेरी जिलों में नाच उठे। क्या कहने, क्या मैंने कहने, उस पुरहौल गली में जब भी जाकर रक्स किया। क्या कहने। उसकी आंखों में भी कल शब एक तलाश मुजस्सम थी, वाह! की आंखों में भी कल शब एक तलाश मुजस्सम थी। मैंने भी कैसे बाजू लहरा लहरा कर रक्स किया। रक़्स किया। क्या कहने, मैंने क्या भी कहने। कैसे बाजू लहरा लहरा कर लहरा कर किया। उसका आलम देखने वाला था जिस दम एक हू गूंजी, हुँ, हुँ, उसका आलम देखने वाला था जिस दम एक हू गूंजी। पहले पहल तो उसने कुछ शर्मा शर्मा कर रक्स रक़्स किया। किया। क्या पहले कहने, पहल तो उसने कुछ शर्मा शर्मा कर शर्मा रक्स कर रक़्स किया। किया। और रात गए जब सन्नाटा सरगर्म हुआ तन्हाई में, जी, रात गए जब सन्नाटा सरगर्म हुआ तन्हाई में, दिल की वीरानी ने दिल से बाहर आकर रक्स किया। सुभान अल्लाह, रात गए सुभान जब रात गए जब सन्नाटा सरगर्म हुआ तन्हाई में, अल्लाह। दिल की वीरानी ने दिल से बाहर आकर रक्स किया। रक़्स किया। और सुभान अल्लाह। दिन भर ज़ब्त का दामन थामे रखा खुश उस्लूबी से, दिन भर ज़ब्त का दामन थामे रखा खुश उस्लूबी से। रात को तन्हा होते ही क्या वज्द में आकर रक्स किया। वाह, वाह! दिन भर ज़ब्त का दामन थामे रखा खुश उस्लूबी से। जी, रात को तन्हा होते ही क्या वज्द में आकर रक्स किया। सुभान अल्लाह। मुझको देख के नाच उठी एक मौज भंवर के हलके में, मुझको देख के नाच उठी एक मौज भंवर के हलके में। नर्म हवा ने साहिल पर एक नक्श बनाकर रक्स वाह, 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 वाह! नर्म सुभान हवा अल्लाह। ने साहिल पर एक नक्श बनाकर रक्स किया। हुँ, बेख्वाबी के साए में जब दो आंखें बेअक्स हुई, हुँ। बेख्वाबी के साए में जब दो आंखें बेअक्स हुई, खामोशी ने वहशत की तस्वीर उठाकर रक्स किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! कल क्या-क्या अख़्यार निकाले आपने। कल सुभान इरफान का जिक्र हुआ जब महफिल में तो देखोगे, हुँ, कल इरफान का जिक्र हुआ जब महफिल में तो देखोगे। यारों ने इन मिसरों को दोहरा दोहरा कर बना कर रक़्स किया। क्या कहने, मेरी याद की क्या खुशबू कहने। ने बाहें क्या फैलाकर रक्स किया। कल वाह, तो एक एहसास ने मेरे सामने आकर रक्स किया। वाह! सुभान अल्लाह! वाक़ई वक़्त की कैफ़ियत से तारी हो गई। ये 20 आपके साल पुरानी गज़ल है, मैंने कहा चलें थोड़ा-सा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपसे एक मेरी फ़रमाइश है, मुझे आपकी वो ग़ज़ल ख़ैर जो माशाल्लाह ग़ज़लें तो सब आपकी बहुत ही खूबसूरत ग़ज़लें हैं, लेकिन वो अक्सर मेरे ज़हन में उसके अशार जो हैं गूँजते हैं, मिलेगा क्या तुझे ऐ दिल, मैं अर्ज़ बहुत ही कैफ़ियत वाली ग़ज़ल है वो। मैं अर्ज़ करता हूँ। जी, मिलेगा क्या तुझे ऐ दिल ये तजुर्बा करके, मिलेगा सुभान क्या तुझे ऐ दिल ये तजुर्बा करके, अभी तो ज़ख्म भरे हैं खुदा खुदा करके। सुभान मिलेगा क्या तुझे ऐ अल्लाह, दिल ये दिल ये तजुर्बा तजुर्बा करके, करके, अभी अभी तो तो ज़ख्म ज़ख्म भरे भरे हैं हैं खुदा 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 करके। करके। हमें भी सुबह जगाती थी आके एक महक, हमें भी सुबह जगाती थी आके एक महक, चमन में कोई हमारा भी था सबा करके। वाह! वाह, हमें वाह! भी सुबह जगाती थी आके एक महक, चमन में कोई हमारा भी था सबा करके।
और अभी हुई है पलक से पलक जरा मानूस, जी, अभी हुई है पलक से पलक जरा मानूस, अभी न जा मुझे इस ख्वाब से रिहा करके। सुभान अल्लाह। हुई है पलक से पलक जरा मानूस, अभी न जा मुझे इस ख्वाब से रिहा करके, और सुखन में तेरे तगाफुल से आ गया ये हुनर, सुखन में तेरे तगाफुल से आ गया ये हुनर, जरा सा गम भी सुनाते हैं सानिहा करके। वाह, वाह, में वाह, वाह! तेरे तगाफुल से आ गया ये हुनर, जरा सा गम भी सुनाते हैं सानिहा करके। उदास थे सो तेरे दर पे आके बैठ गए, हुँ, उदास थे सो तेरे दर पे आके बैठ गए, फकीर हैं सो चले जाएंगे सदा करके। मिलने फ़कीर का क्या हैं तो है चले जाएँगे करके, सदा करके। अभी तो जख्म भरे हैं खुदा खुदा करके। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इरफ़ान, कुछ और अपनी पसंद से कुछ और अशआर सुना दें हमें, हमारे नाज़रीन को। वक्त है आपके पास? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तेरे लम्स को याद करने का एक सिलसिला और दीवानापन रह गया, वाह! अब तेरे लम्स को याद करने का एक सिलसिला और दीवानापन रह गया। तू कहीं खो गया और पहलू में तेरी शबाहत लिए एक बदन रह गया, वाह! क्या तू कहने। कहीं खो गया और पहलू में तेरी शबाहत लिए एक बदन रह गया। वो सरापा तेरा वो तेरे खालो खत मेरी यादों में सब मुंतशिर हो गए, वो खूबसूरत। सरापा तेरा वो तेरे खालो खत मेरी यादों में सब मुंतशिर हो गए। लफ्ज की जुस्तजू में लरसता हुआ नीम वासा फकत एक दहन रह गया, सुभान अल्लाह! लफ्ज की क्या बात! जुस्तजू में लरसता हुआ नीम वासा फकत एक दहन रह गया। और हर्फ के हर्फ से क्या तजादात हैं, तूने भी कुछ कहा मैंने भी कुछ कहा, हर्फ के हर्फ से क्या तजादात हैं, तूने भी कुछ कहा मैंने भी कुछ कहा। तेरे पहलू में दुनिया सिमटती गई, मेरे हिस्से में हरफे सुखन रह गया, सुभान अल्लाह! तेरे वाह! पहलू में दुनिया सिमटती गई, मेरे हिस्से में इससे तो हरफे काफ़ी सुखन रह सुकून रह गया। गया। और तेरे जाने से मुझ पर ये उगदा खुला, रंगो खुशबू तो बस तेरी मीरास थे, वाह! तेरे जाने से मुझ पर ये उगदा खुला, रंगो खुशबू तो बस तेरी मीरास थे। एक हसरत सजी रह गई गुल बगुल, एक मातम चमन दर चमन रह गया, सुभान अल्लाह! तेरे सुभान अल्लाह! जाने से मुझ पर ये उगदा खुला, रंगो खुशबू तो बस तेरी मीरास थे। एक हुँ, हसरत सजी रह गई गुल बगुल, एक मातम चमन दर चमन रह गया। एक बेनाम ख्वाहिश की पादाश में तेरी पलकें भी बाहम पिरो दी गईं, हुँ, हुँ। एक बेनाम ख्वाहिश की पादाश में तेरी पलकें भी बिल्कुल। बाहम पिरो दी गईं। एक वहशत को सैराब करते हुए मैं भी आंखों में लेकर थकन रह गया, वाह, वाह! एक क्या-क्या वहशत को लतीफ़े निकाले सैराब हैं आपने। करते हुए मैं भी आंखों में लेकर थकन रह गया। क्या बात है! और वाह! अरसे ख्वाब से वक्त मौजूद के रास्ते में गंवा दी गई गुफ्तगू, हुँ, अरसे ख्वाब से वक्त मौजूद के रास्ते में गंवा दी गई गुफ्तगू। एक इसरार की बेबसी रह गई, एक इनकार का बांकपन रह गया, सुभान अल्लाह! अरसे सुभान अल्लाह! ख्वाब से वक्त मौजूद के रास्ते में गंवा दी गई गुफ्तगू। हुँ, हुँ। एक इसरार की बेबसी रह गई, एक इनकार का बांकपन रह गया। और आखिरी शेर है कि तू सितारों को अपनी जिलों में लिए जा रहा था, तुझे क्या खबर क्या हुआ, तो क्या तू सितारों को अपनी जेलों में लिए जा रहा था, तुझे क्या खबर क्या हुआ। एक तमन्ना दरीचे में बैठी रही, एक बिस्तर कहीं बेशिकन रह गया, वाह, वाह, एक वाह! तमन्ना दरीचे में बैठी रही, एक बिस्तर कहीं बेशिकन रह गया। अब तेरे लम्स को याद करने का एक सिलसिला और दीवानापन रह गया, तू कहीं खो गया और पहलू में तेरी शबाहत लिए एक बदन रह गया। सुभान अल्लाह! क्या मुरस्सा ग़ज़ल फ़रमाई है। और आप यकीन करें कि एक ऐसी कैफ़ियत इस वक़्त हो रही है कि दिल नहीं चाह रहा, टाइम की पाबंदी जो है वो बस बाज़ औक़ात बहुत ही ज़ुल्म कर देती है, वरना मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन भी इस वक़्त खो गए होंगे आपकी शायरी में। फिर सही। बहुत खूबसूरत आपने ग़ज़लें बहुत पेश की। और बड़े
इसके अलावा इरफान आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बहुत मालूमात भी हासिल हुई। अदब में हमारे जो कुछ हो रहा है, जो भी मंज़रनामा है अदब का, उस पे इस तरह की बातें होती रहनी चाहिए। बहुत ज़रूरी, और मुकालमा बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे अक्सर जो है वो रोशनी डालते रहें और तरकीबें सोचते रहें कि अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करे सूरत-ए-हाल को। देखिए, और बहुत मुख्तसरन आखिरी एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि जी, अपने ख़ास तौर पे शायर और तख्लीक़कार दोस्तों के लिए कि जी, देखिए, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत वदीयत की है ना, क्योंकि मैं जी, और आप अपनी मर्ज़ी से शायर नहीं बनते, ठीक है? बिल्कुल। शायर वो जी, जी, महबूब फ़िज़ा फ़रमाते थे कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। या नहीं अगर होता। आप शायर हैं, तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी सलाहियतों का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। और हुँ, तख्लीक का जो रुतबा आपको मिला है, उससे आप सरफ़े नज़र ना करें। अपना सर काम करते रहें, वक़्त बदलता रहता है, ना भी हुआ कुछ तो क्या है? देखिए, शेर कहने की जो सरशारी है, वो तो अपना अपनी जो जगह पे है, अपनी बिल्कुल। जगह है, और शेर कहने का जो आपको लुत्फ़ हासिल होता है, अजर तो आपका वहीं पूरा हो गया। जी, अब बिल्कुल, आप अदब में रहेंगे, नहीं रहेंगे, आज से 20 साल बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता, है ना? सही आप बात। हैं जब तक आप अपना काम करते रहिए, जहाँ अच्छी जी, बात कर सकते हैं, करते रहिए, बाकी जी। फिर जो होगा वो हाँ, हो जाएगा। अपने हिस्से की जो रोशनी है वो बहुत ज़रूरी, फैलाइए। बहुत जी, ज़रूरी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान आपका, आपका आपने बेहद इतना शुक्रिया, बहुत टाइम अच्छा दिया लगा अपना आपसे गुफ्तगू और करके। इतनी दिलचस्प गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह आइंदा भी कभी मौका होगा तो जी, ज़रूर हम ज़रूर, इस ज़रूर। मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर बहुत हमारे I95 चैनल की जानिब से और इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। और मैं ये बताती चलूँ नाज़रीन कि आज जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी शेर व अदब के हवाले से, वो थी इरफान सत्तार साहब से, जो बहुत ही हमारे शेर व सुख़न का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत खूबसूरत शायर हैं। हमने आज उनको ज़हमत दी थी I95 के प्रोग्राम आज की मुलाकात में। इंशाल्लाह आइंदा फिर हम किसी एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आएँगे कि जिनसे आप गुफ्तगू करके बहुत एन्जॉय भी करेंगे और वो एक यादगार गुफ्तगू होगी। तो मुनश आपको इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कि हम फिर एक खुशगवार माहौल में एक-दूसरे से मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।